देश के हालात कुछ गंभीर हैं। कैसे गंभीर हैं, कितने गंभीर हैं, हम उस बात पे चर्चा करेंगे। देश में बहुत कम लोग हैं who want to speak truth to power, जो सच्चाई का आईना सरकार को दिखाना चाहते हैं। 2014 के बाद जो हमारा लोकतंत्र है उस पे प्रहार हो रहा है, हमला हो रहा है। और आज इस स्थिति पे हम पहुंचे हैं कि जो वोटर लिस्ट भी है हमारी, काट पीट के उसका नतीजा ये हुआ है कि जहां चुनाव हुए हैं और जो नतीजे आए हैं उससे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने सरकार और बीजेपी का साथ दिया है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिसने अब तक एक देश में अभियान चलाने की कोशिश की है कि सच्चाई जनता तक पहुंचे। वो हैं योगेंद्र यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। शुक्रिया। आप एक सेफोलॉजिस्ट हैं, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, एक्टिविस्ट हैं और सोशल एडवोकेसी के आप माहिर हैं। आपने खालसा कॉलेज राजस्थान से अपना बीए किया, उसके बाद आपने पॉलिटिकल साइंस जेएनयू से किया, फिर एमफिल आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और आप फेलो ऑफ द CSDS, दैट इज़ द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, 2004 से 2016 तक उसके मेंबर रहे। आपने लोक नीति रिसर्च प्रोग्राम ऑन कंपैरेटिव डेमोक्रेसी, वो भी आपने एक स्टडी की और NCERT की किताबों में पॉलिटिकल साइंस में आपका योगदान किया। आपने हमारा साथ भी दिया उस समय जब मैं मंत्री था। आपने 2 किताबें लिखी और यू आर ऑल्सो द रिसिपिएंट ऑफ द मैल्कम अदीशय अवार्ड 2008 और ग्लोबल साउथ अवार्ड 2009 में आपको मिला। और जब भी हम NDTV में, आजकल तो जैसे आजाद कम आते हैं बट इन चैनल्स पे जब आते थे और 1996 के बाद, तो हम गौर से आपकी बातें सुनते थे। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कोशिश की है और अब तक करते रहे और करते रहेंगे। ये मेरा मानना है कि देश को कैसे पटरी पे लाया जाए, जो पटरी से उतर चुका है हमारा संविधान। आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की 2011 में, फिर कुछ अनबन हो गई, आपने उनको समझ लिया और आपने फिर 2015 में छोड़ दिया और आपने एक नया अभियान शुरू किया, स्वराज अभियान, स्वराज इंडिया। आप किसानों से जुड़े रहे, उनकी एडिटेशन से जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि अगर एडिटेशन हुई, आपका उसमें बड़ा भारी योगदान था। भारत जोड़ो यात्रा में भी आप शामिल हुए और जिस तरह से आपने SIR का विरोध किया है और जिस तरह से जो ज़मीनी हालात सुप्रीम कोर्ट के भी बताए और आपने अपनी आर्टिकल से भी चर्चा उनके बारे में की और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आपने उस पर भी लेख लिखे हैं न्यूज़पेपर में, तो हम पढ़ते रहते हैं। और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं कि आप एक देश के अहम सोशल रिफॉर्मर हैं। पिछले कई सालों से आप ये चाहते थे कि बदलाव हो। आपकी ज़िंदगी के कुछ पहलू मैं समझना चाहता हूँ। सर शुक्रिया, आपने बहुत पूरा मेरी ज़िंदगी का एक स्केच बता दिया। मुझे तो अच्छी बात लगी कि आपने मेरे खालसा कॉलेज को याद किया। हाँ। मैं बहुत छोटे से शहर के एक छोटे सी फैमिली से आया हूँ साहब, श्री गंगानगर। और वो गंगानगर आजकल इस चर्चा में है। अच्छा। कि उसी शहर के एक लड़के ने, सुथार ने, अभी जो टेस्ट हुआ है अच्छा, उस वहीं का है, वो गंगानगर का है, मेरे गंगानगर का छोटा सा राजस्थान का शहर है वो, जहाँ मैं बड़ा हुआ। और जहाँ मैं बड़ा हुआ, जिस स्कूल में गया, उस स्कूल के किसी बच्चे को ये खुशकिस्मत नसीब नहीं होगी कि वो कपिल सिब्बल के सामने बैठ के बात करे। मुझे इसलिए नसीब हुई कि एक तो फैमिली का शायद संस्कार था, पिताजी का अपना पढ़ने का वो था, वो अजीब सा परिवार था, मतलब अजीब इस सेंस में कि ग्राउंड फ्लोर पे भैंस रहती थी। अच्छा। तो भैंस का दूध और वो सब, और फर्स्ट फ्लोर पे
बर्ट्रैंड रसल, मार्क्स, गांधी, वो सब रहते थे वहाँ। तो उस परिवार का रहा। दूसरा, बहन से तो बीजेपी जुड़ी हुई है, बट मार्क्स और बाकी से बीजेपी नहीं, भैंस से नहीं, सब वो गाय से जुड़े हैं। भैंस से नहीं, गाय और भैंस में बड़ा फर्क है। तो एक तो उस परिवार का था। दूसरा, मैं जब यूनिवर्सिटी में आया तो कुछ ऐसे शानदार लोगों से मुलाकात हुई ज़िंदगी में, सिर्फ इट वॉज प्योर एक्सीडेंट, आई हैड डन नथिंग टू डिजर्व इट, कि उन लोगों की परछाई किसी पत्थर पे पड़ जाती ना, उस पत्थर में भी कुछ आ जाता। मैं उनमें से एक था। किशन पटनायक मिले मुझे, सच्चिदानंद सिन्हा मिले, एक साथी हमारे सुनील मुझसे कुछ साल बड़े थे। इन सब लोगों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आज मुझ में जो लोग गुण देखते हैं, आपने अच्छी अच्छी बातें कहीं, अगर आप इन लोगों को जानते होते तो आप कहते यार इतने अच्छे लोगों को मिलने के बाद भी तो इतना निकम्मा है तुम वैसा नहीं बन पाया। तो उस खुशकिस्मती ने ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया। सच कहूँ तो यूनिवर्सिटी के दिनों के बाद से मैं पब्लिक लाइफ में आना चाहता था, पॉलिटिक्स में आना चाहता था। हिम्मत नहीं थी साहब, छोटे घर के बच्चे थे, नौकरी करनी थी, पैसा कमाना था। मैं मंत्री था तो आप पब्लिक में बैठ के मेरे से बड़े सवाल पूछते थे। जी मुझे जी आज जी भी जी, याद है। नहीं, बाकायदा आपकी आलोचना की, सड़क पे खड़े होके हमने की। फिर मैंने आपको अपने साथ जोड़ा भी। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, पब्लिक लाइफ में आप पर्सनल उससे नहीं जा सकते। पर्सनल लाइफ डिसलाइक ये नहीं, आपका पब्लिक परसेप्शन है, मेरा पब्लिक परसेप्शन है, कभी क्लैश भी करेगा, कभी एक साथ भी होगा। बस मुझे याद है आपने मुझे एक दिन फ़ोन किया था जी, वो कहा था मैं आपका ग्रुप का मेंबर हूँ, तो मेरे जो ख्यालात हैं वो अलग हैं, तो अगर आपको बुरा लगता है तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। जी जी तो जी, मैंने आपको क्या बोला था? जी आपने कहा था कि बिल्कुल नहीं। मुझे याद है वो एपिसोड, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैंने इनफैक्ट बाद में उस पर लिखा भी था। अच्छा। कि मैं उन दिनों यूजीसी का मेंबर था। जी हाँ। और यूजीसी का मेंबर भी कैसे बनाया, मेरे ऑफिस में एक चिट्ठी आ गई। अब यूजीसी का मेंबर बनने के लिए कैसी लॉबिंग लोग करते हैं, पता नहीं क्या क्या ऊपर नीचे होता होगा। मेरे ऑफिस में चिट्ठी आ गई। मेरे ऑफिस के असिस्टेंट ने बोला, सर वो आपका कोई यूजीसी से चिट्ठी आया, आपको यूजीसी का मेंबर बनाया है। मैंने कहा नहीं यार, कोई कमेटी वमेटी होगी, शाम को दिखा देना। शाम को देखा तो एक्चुअली यूजीसी के मेंबर बनाने की चिट्ठी थी। तो मतलब लोगों को यकीन नहीं होगा कि ऐसे, मतलब आई हैड नॉट इवन ए फोन कॉल फ्रॉम एनीवन टू से ऐसा, जब इसके लिए लोग पता नहीं कैसी कैसी लॉबिंग करते होंगे। आप मिनिस्टर थे, चिट्ठी आ गई। आने के बाद मैंने वो किया जो मुझे लगता था लार्जर इंटरेस्ट में है। वो जमाना था जब आम आदमी पार्टी बनी, मैंने जाके ज्वाइन की। और मैंने तब आपसे फ़ोन किया कि आम आदमी पार्टी है, मैंने ज्वाइन किया है और हम आपकी सरकार की मुखालिफत कर रहे हैं। और चूंकि आपने बिना कहे बिना पूछे हमें बनाया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपसे पूछूं। आप कहें तो मैं आज रिज़ाइन कर देता हूं। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहता, मैं करूंगा तो वही जो सड़क पे मुझे करना है। आपके और आपके एक सेक्रेटरी थे, वेंकटेश या क्या नाम था वो, बहुत, उसने कहा नहीं, मैंने सर से बात की है, सर कह रहे हैं नहीं, ये दो बिल्कुल जुदा चीज़ है। आपका ओपिनियन अपनी जगह है, आप अपने ओपिनियन को बिल्कुल ओपनली एक्सप्रेस कीजिए जैसा आप समझते हैं, और ये दिस हैज़ नथिंग टू डू विद योर मेंबरशिप। वो भी दिन थे साहब, वो बदल गए। हाँ। और उन दिनों में एक और जो शख्स आज हमारे बीच नहीं है, उनको भी मैं याद करना चाहता हूँ, अर्जुन सिंह, आपसे पहले जो मिनिस्टर थे। उनके ज़माने में हमने टेक्स्ट बुक लिखा। उस टेक्स्ट बुक में इमरजेंसी पे चैप्टर लिखा और इमरजेंसी की जो सारी गलतियां थीं पूरी डिस्क्राइब की। अर्जुन सिंह जी के पास किताब गई, छपने से पहले सब कुछ पढ़ के उन्होंने मेरे से बस ये कहा, प्रोफेसर साहब आपको लगता है देश तैयार है सब सच जानने के लिए? मैंने कहा सर देखिए, तो सच तो है और हमारा फ़र्ज बनता है बच्चों को सच बताना। तो उस कांग्रेस के मिनिस्टर ने अपने रहते हुए इमरजेंसी की सारी जो गलतियां थी उसको डिस्क्राइब करने वाली टेक्स्ट बुक को बिना कॉमा फुल स्टॉप के स्वीकार कर लिया। तो ये भी था एक ज़माना। मैंने उस समय मंच से कहा था कि मनमोहन सिंह के बारे में प्रैक्टिकली दो बातें यही थी। मैंने कहा था कि वो पर्सनली करप्ट हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन मैंने ये भी कहा कि इतनी ईमानदारी का क्या करें। तो और उसकी वजह से देश में वो माहौल बना जिससे बनाया गया, वो आरएसएस की सपोर्ट से बनाया गया मेरे हिसाब से। मैं गलत हो सकता हूं। दो अलग चीज़ें हैं। मैं जानता हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं, आज भी हैं, जो मैं आज जा खड़ा हूँ, बहुत लोग कहते हैं देखो तुम लोगों ने करके, तुम लोगों ने मोदी को यहाँ पे लाया। मैं दो चीज़ पूछता हूँ, वो ये कि जब भी ऐसा वक्त आता है किसी रिजीम की, सेकंड रिजीम था, बहुत कोई शानदार सरकार चल रही थी, सेकंड में ऐसा नहीं था, जनता में अनीस थी, जैसे कि अब देश में आ रही है, अनीस थी,
छोटे छोटे कोई ना कोई इससे तो incident ज़्यादा आ रहे थे। शानदार था। इस मैंने आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों का मैं आलोचक था। मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि यार मेरे कई बार दिल होती है कि उस आदमी को जाके मैं कभी कहीं जाके बोलूँ कि वी आर ग्रेटफुल टू यू, आप इस देश में करोड़ों लोगों के लिए कुछ उन्हें करके दिखाया। वेलबींग आप लेके आए जो इस देश में अवेलेबल नहीं थी। ये बात सही है, लेकिन ये कहना कि अगर अन्ना आंदोलन ना होता तब सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक नहीं था। वो नहीं होता, कुछ और सब कुछ ठीक तो कोई सरकार में नहीं होता योगेंद्र जी, सब कुछ, क्योंकि सोसाइटल मूवमेंट ऐसी होती है, सामाजिक बदलाव ऐसा होता है कि कानून उसको उसके प्रति सुझाव नहीं दे सकता। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट इज मच फास्टर देन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ। ठीक है ना? तो और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि कोई भी सरकार पूरी तरह से सही नहीं लगती, किसी को भी नहीं लग सकती। आगे वाली सरकारें भी ऐसी होंगी, मैं मानता हूँ, क्योंकि कोई परफेक्ट चीज़ तो होती नहीं। तो खामियां थी हमारे में, लेकिन ईमानदारी थी। ये नहीं था कि भाई हम बेईमानी के साथ। कुछ टॉप लोगों में ईमानदारी थी और ये बात एक्नॉलेज की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई उस वक्त। और मैंने उस वक्त वहाँ रहते हुए भी, क्योंकि मैं अन्ना मूवमेंट का एक्चुअली हिस्सा नहीं था, मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा था, अन्ना मूवमेंट का मैं हिस्सा नहीं था। मैंने तब भी दो चीज़ कही थी। पहला ये कि अगर आप सोच रहे हो कि लोकपाल से सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखा ना लोकपाल क्या हुआ, यही आम आदमी पार्टी ने क्या किया, मैंने उन दिनों भी, बीजेपी ने क्या किया, पर मैंने उन दिनों भी लिखा था ये कहते हुए कि ये लोकपाल से अगर आप सोच रहे हो सॉल्यूशन हो जाएगा करप्शन का, कतई नहीं होगा इसमें, कि वो मेरा डिफरेंस था उस वक्त भी। और दूसरा ये कि सिस्टम का करप्शन और कुछ इंडिविजुअल्स को नेम करना, इसमें दोनों में फ़र्क है, इन दोनों को हमें अलग करना चाहिए। चलिए, मैं आपकी सामाजिक जर्नी की बात कर रहा था। जी, तो उसके बाद आप कैसे, मतलब कि आपने सोचा कि मैं समाज में बदलाव लाना चाहता हूँ और आप ज़मीन के जुड़े? सच बात ये है सिब्बल साहब, जैसे मैंने आपको बताया, मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मुझसे एक सीनियर थे सुनील, वो टॉपर थे JNU के, और उनका रिकॉर्ड बाद में सिर्फ अभिजीत बनर्जी ने तोड़ा। अच्छा। इतना मतलब उनका था ग्रेट। वो बंदा MA करने के बाद मध्य प्रदेश के एक गांव में जाके रहना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा 6 महीने में आ जाएगा, दुनिया भर से उसको ऑफ़र थे। वो पूरी ज़िंदगी वहाँ पे रहा। अच्छा। होशंगाबाद ज़िले के केसला के पास गांव में रहता था। वो मेरे लिए मॉडल था, मैं वो करना चाहता था। मेरी हिम्मत नहीं थी, उसमें हिम्मत थी, मेरे में हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर CSDS में आ गया। मेरे को थोड़ा टेक्निकल इंटरेस्ट था इलेक्शन फोरकास्टिंग में, और वो सक्सेसफुल हो गया। दुनिया में सक्सेस से बड़ी ट्रेजेडी कोई नहीं हो सकती। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाओ तो आपके गले में पड़ जाती है वो चीज़। फिर मैं उसको, लोग कहें कि आप तो बड़ा शानदार सेफोलॉजी करते हैं, आप बड़ी अच्छी फोरकास्ट करते हैं। मैं था करते भी थे, ऐसी कोई बात मैंने नहीं। कहा इससे कब जान छूटे मेरी। मैं इसमें था, क्योंकि मेरा दिल उसमें था। जो मैं तब भी होशंगाबाद जाता था, तब भी इसमें जाता था। तो सच कहूँ तो आम आदमी पार्टी के वक्त, अन्ना आंदोलन के वक्त वो मौका आया और मुझे लगा कि चलो अब मैं इससे जान छुड़ा के, सेफोलॉजी से, फोरकास्टिंग से जान छुड़ा के मैं वो कर सकता हूँ जो ज़िंदगी में करना चाहता था। तब मैं जुड़ा, जैसा आपने पूरा जर्नी बताया, पहले आम आदमी पार्टी में। और जब उन्हें लगा, एक चीज़ मैं सर उठा के बोल सकता हूँ सिब्बल साहब आज भी, कि आम आदमी पार्टी को मैं उस वक्त आवाज़ उठाई जब वो अपने सक्सेस के शीर्ष पे थे। जब वो पार्टी गिर गई थी, इलेक्शन हार गई, उसके बाद छोड़ने वालों में नहीं थे, राज्यसभा की टिकट मांगने वालों में नहीं थे। टिकट घर आके ऑफर हुई थी कि चुप हो जाओ, तुम प्रशांत से अलग हो जाओ, बोलो मत, टिकट तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। और जबकि आम आदमी पार्टी 2015 में जीत चुकी थी, सही बात, मैसिव विक्ट्री थी, राज्यसभा उनकी जेब में पड़ी थी, और तब हमने छोड़ा था, क्योंकि गलत बात को क्यों स्वीकार करें, सच बोलना था। ये सीखा था वहाँ से, जो मैंने बताया ना, जिन लोगों का असर है। तो गलत तरीके से जो वोटर लिस्ट बन रही है, इसीलिए आप दिल से चाहते हैं कि ये बहुत गलत हुआ हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, इसीलिए आपने इसका। सर, ये तो बेसिक फ़र्ज़ है ना। लोकतंत्र का बेसिक उसूल क्या है कि वोटर सरकार को चुनता है, सरकार वोटर को नहीं चुनती। अगर सरकार ने वोटर को चुनना शुरू कर दिया, फिर क्या डेमोक्रेसी बची? पहले मैं तय करूंगा कि अच्छा तुम तो नहीं, तुम तो वोट मत दो, हाँ ये आदमी ठीक है, ये वोट देगा, फिर ये मुझे वोट दे देगा, मैं कहूँगा जनता ने मुझे जीत लिया। ये क्या चुनाव हुआ? सही बात। इलेक्शन तो वही है ना कि भाई मैं आपको पसंद करूं या ना करूं, वोट तो आप दोगे। वो बंदा मेरे को वोट देगा या नहीं, वोट तो देगा।
अब मैं उसको मनाऊंगा किसी तरह से। जिस दिन मेरे को ये हक मिल गया कि मैं तय करूं कि कौन वोट नहीं देगा और कौन देगा, उसके बाद इलेक्शन का मतलब ही क्या बच गया। और इस देश की आज़ादी की लड़ाई में एक हक था जो हमने, बाकी तो कहने की चीज़ें हैं, मिली नहीं, लेकिन इतना हक मिला कि अंबानी अडानी भी उसी लाइन में खड़ा होकर वोट देगा और एक ही वोट दे के आएगा, और इस देश का रिक्शे वाला भी एक वोट दे के आएगा। ये तो हक था। आज जब उसको छीनने की बारी आई तो हमें लगा कि सब चीज़ साइड में रख के इसको तो कम से कम देश के सामने रखना चाहिए। रखा, लेकिन कोर्ट का जो जजमेंट है वो तो आँख के सामने है। नहीं, आप बताइए, मैंने भी जजमेंट पढ़ी है, आपने भी जजमेंट ली है, इसकी जो खास खामियां हैं वो क्या हैं आपके हिसाब से? तो देखिए, इसका लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट तो आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरे मोटी भाषा में कहूँ तो कोर्ट ने सुई की छेद होती है ना, सुई की छेद में से हाथी निकाल दिया है। कैसे निकाला, अब ये तो अब आप जाने, इसमें कितनी कलाबाजी हुई होगी। मोटी बात क्या है? मोटी बात यह है कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल साफ कहता है कि अगर आप एक बार सिटीजन हो गए तो आपकी सिटीजनशिप आपसे छीनी नहीं जा सकती। बट प्रॉब्लम ये है ना कि इस देश का कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके आधार पे आप सिटीजन बन सकते हो। जी, कानून ही नहीं है। कानून नहीं है तो अब तो आप किसी को कैसे कहो कि आप सिटीजन नहीं हो जब कानून ही नहीं है? 70 साल से क्या नियम चल रहा था कि इस देश में ना आपने झिका, एक तो सिटीजनशिप का उस तरह का कानून नहीं है। कोई किसी भी के पास भी, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, जेब में से निकाल के ये नहीं दिखा सकता कि मेरा सिटीजनशिप कार्ड ये है। करेक्ट। ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं। जी। तो सुकुमार सेन के ज़माने से, जो इस देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिन्हें सलाम करना चाहिए हमें, उस जमाने से इन्होंने कहा कि देखो, इस देश में लोगों के पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं। अगर आप डॉक्यूमेंट मांगने शुरू करोगे तब तो इस देश का कोई बंदा आपको मिलेगा नहीं। तो उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए कि इस देश के हर इंसान को वोट देने का हक मिले। और इलेक्शन कमीशन तो इस ज़माने में ये किया करता था, अभी 5 साल पहले, 10 साल पहले तक, कि कोई आदमी सड़क पे सोता है, अगर 3 रात को एक सड़क पे सोएगा तो उसका वहाँ पे वोट बनेगा। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तू ये सर्टिफिकेट दिखा, तू ये डॉक्यूमेंट दिखा, तू ये कर वो कर। 2 बुनियादी उसूल थे इस देश में वोटिंग के। नंबर 1, वोटर लिस्ट में आपका नाम हो, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। कोई आपके घर आएगा, जैसे सेंसस वाला बंदा आपके घर आता है, कोई आपके घर आएगा, लिखेगा, घर का मतलब सड़क भी हो सकता है, मंदिर हो सकता है, धर्मशाला हो सकता है, बनाएगा। नंबर 1, onus was not on the citizen, onus was on the government, on the system। सेल्फ डिक्लेरेशन था ना, फॉर्म 6 आपको भरना पड़ता था। जी। उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन करना था, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली। हाँ, और वो उसको मानना पड़ता था। बिल्कुल। और दूसरा क्या था, देयर वाज ए प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप, कि भाई मैं गया, सिब्बल साहब दिल्ली में रहते हैं, मैं मान के चलता हूं कि भारत के नागरिक होंगे, अगर नहीं होंगे, कोई शिकायत मिलेगी, वो होगा तो चेक कर लेंगे। करेक्ट। इन दोनों चीज़ों को एक झटके में पलट दिया गया। अब क्या बनाया चुनाव आयोग ने कि भाई आपको फॉर्म देना होगा, चाहे आप 50 साल से वोटर हो, अब नए सिरे से फॉर्म दो, एप्लीकेशन दो, और अगर आपका एप्लीकेशन 1 महीने के अंदर नहीं आया तो 70 साल से भले ही आप वोट कर रहे हो, आपका नाम कट जाएगा। और दूसरा कि आप साबित करो कि आप भारत के नागरिक हो। मुझे नहीं पता, मैंने तो देखा, नागरिक तो नहीं लग रहे। नहीं, ये एग्जैक्टली उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन, जो आपका BLO है, जी 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 जी, वो उसके अगर मन में कोई शंका हो कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो और प्राइमा फेशिया उसके पास सबूत हो, प्राइमा फेशिया, तो फिर वो कह सकता है कि भैया आपको वोट करने का हक नहीं है, लेकिन सिटीजनशिप है या नहीं वो सरकार तय करेगी, होम मिनिस्ट्री तय करेगी। मैं अभी कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की बात कह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप, अब हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में SIR होने वाला है। अब आपसे पूछा जाएगा, सिब्बल साहब आप ये बताओ 2002 में आप वोटर थे कि नहीं थे? अगर 2002 में थे और आप प्रूव कर सकते हो तब तो ठीक है, तब मान लेंगे कि आप नागरिक थे। तो जो पैदा हुआ 2002 के बाद, उसको साबित करना होगा कि उसके बाप, उसके दादा, उसकी फैमिली का कोई बंदा 2002 में हो। आज तक ये चीज़ कभी नहीं इस देश में, तो आपको अपना खानदानी सबूत लाना पड़ेगा। तो ये पहली बात। आज के दिन गरीब आदमी के पास कहाँ से मिलेगा? कहाँ से लाएगा? तो वही मैं कह रहा हूँ, जिस महिला की शादी हो गई कहीं और चले गई, वो कहाँ से लाएगी? तो 2 बुनियादी जो उसूल थे, दोनों पलट दिए गए।
पहला था कि ओनस जो है वो स्टेट पे है, इंडिविजुअल पे नहीं है। दूसरा था स्टेट पे भी, आई एम सॉरी टू जी, इंटरप्ट हाँ। यू, फॉर्म 7 है एक, जी 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 राइट, हाँ, हाँ। रिप्रेजेंटेशन जी, जी, पीपल हाँ, का। हाँ। फॉर्म 7 में अगर कोई कहता है कि भाई योगेंद्र यादव जी सिटीजन नहीं है, तो उसको सबूत देना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल उसको ये दस्तावेज देने पड़ेंगे कि वो सिटीजन नहीं, नागरिक बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। साथ में एक उसकी डिक्लेरेशन होती है कि अगर ये तय हो जाए कि आपने गलत सबूत दिया है तो आपकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। जी। ये कानून में लिखा है ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये हक कैसे फिर इलेक्शन कमीशन बीएलओ को दिया गया? Absolutely। और ये जो है कि और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में चला आ रहा है तो आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑटोमेटिकली देयर। बिल्कुल। इन दोनों चीजों को इलेक्शन कमीशन ने पलट दिया, बिना कोई रूल बदले, बिना कोई लॉ बदले, बिना कॉन्स्टिट्यूशन में बदला। और ये बात आपने कोर्ट के सामने रखी कि साहब ये कैसे हो गया। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें वो, तो आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट सही है गलत है, उस पर बहस हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ो, कानून नहीं बदला, रूल भी नहीं बदला, इन्होंने अपनी रूल बुक नहीं बदली, अपना मैनुअल नहीं चेंज किया और सारा सिस्टम पलट दिया। तो कोर्ट ने कैसे मान ली ये बात? अब कोर्ट क्या करते हैं बाकी तो आप बताएंगे। कानून में साफ लिखा हुआ है कि वोटर लिस्ट बनाना चुनाव आयोग का काम है, इसमें कोई शक नहीं। और कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। कैसे करेगा ये उस पर छोड़ा नहीं है। 3 नियम बनाए गए हैं। एक है समरी रिवीजन, हर साल होगा, हर साल या बीच में हो सकता है, वो होता उसका तरीका है, तरीका उसका बिल्कुल प्रॉपर तरीका प्रिस्क्राइब्ड है। दूसरा इंटेंसिव रिवीजन है, जो कभी भी उन्हें लगे कि भी नए सिरे से पूरा करना है कर सकता है, इलेक्शन कमीशन हक है, उसका भी तरीका पूरा प्रिस्क्राइब्ड है। SIR ना पहले के मुताबिक था ना दूसरे के मुताबिक था। फिर कोर्ट में आप जैसे लोगों ने कहा कि ये तो सारी बातों के खिलाफ है। तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, एक और पतली गली है। वो क्या है? 21(3), ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का 21 नंबर क्लॉज का तीसरा नंबर हिस्सा, जिसमें कहा था एक एक्सेप्शनल क्लॉज है Notwithstanding anything in the कि clause. अगर बाई चांस कोई ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए जहां इलेक्शन कमीशन को महसूस हो कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में Part of the constitution. या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ छोटे से टुकड़े में नए सिरे से बिल्कुल इलेक्शन आपको वोटर लिस्ट बनानी है, तो बिना किसी बंदिश के चुनाव आयोग वो कर सकता है। जैसे एक फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोई और आपदा आ पिछले जाए। 70 साल में सिर्फ एक बार उसका इस्तेमाल हुआ था। ठाकुर द्वारा यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से खबर आई थी कि एक खास कम्युनिटी के 20,000 लोगों का नाम काट दिया। लिंगदो उस जमाने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, उन्होंने मिस्टर राव को भेजा इंक्वायरी करने। मिस्टर राव ने आके कहा बिल्कुल ठीक है, 20,000 मुसलमानों का नाम काट दिया इन्होंने तो, और दूसरी जाति के लोगों का जोड़ा है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको इन्वोक किया 21(3) को और कहा कि इस स्पेशल सिचुएशन में हम पूरे ठाकुर द्वारा की सारी वोटर लिस्ट नए सिरे से बनवाएंगे। एक्सेप्शनल क्लॉज था। अब क्या हुआ है? ये तो सारा हिंदुस्तान पे लागू कर दिया। अब ये कह रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं, सुई की छेद में से हाथी निकाल दिया, जिसमें से धागा निकालना था उसमें से पूरा हाथी निकाल दिया। अब कह रहे हैं इस एक्सेप्शन का इस्तेमाल करते हुए पूरे हिंदुस्तान की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया जा सकता है। क्यों उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि उस एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि ये करने के लिए आपको किसी बने बनाए प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो तो नहीं ये लिखा। करते ही उनको ये एडवांटेज मिल गया। नहीं, वो तो नहीं लिखा। नहीं, उसमें पहले जो 21(1) और 2 में लिखा है, 21(3) में ये लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग सबसेक्शन 2। जी 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 यही बिल्कुल, लिखा है ना। जी। ठीक है तो कोर्ट ने कह दिया कि पार्ट ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी और अ कंस्टिट्यूएंसी, जैसे आपने कहा, ठीक है ना। नॉट विथ मतलब कि ये आप कोई ऐसी स्पेशल एग्जिजेंसी, इमरजेंसी आ जाए तो आप कर सकते हैं। तो अब कोर्ट कह रहा है कि इस स्पेशल, और उसमें ये भी लिखा था कि आपको उसका कारण बताना होगा क्या स्पेशल है। अब इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? स्पेशल ये है कि साहब अर्बनाइजेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, 2003 से पहले हो रहा था, पूरी दुनिया में हो रहा है, हमेशा हो रहा है, क्या इसमें नई बात आ गई? तो चुनाव आयोग की इस तरह की आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई जो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या उसके टुकड़े में होना था उसको पूरे 543 में कर लो। वो करने के लिए आप स्पेशल रीजन जो दुनिया में रोज होता है उसको स्पेशल रीजन उन्होंने स्वीकार कर लिया है और कहा है कि अब इसके लिए आपको कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप अपना प्रोसीजर अपने तरीके से बना लीजिए और उसमें कोई आपको बने हुए प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जो पार्लियामेंट का कानून फॉलो करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक ऑमनिबस क्लॉज है, ऐसा क्लॉज है जिसमें इलेक्शन कमीशन को पावर है जो मन चाहे वो करे। जी
ठीक है ना, उसका कोई रीज़न भी देने को तैयार नहीं, और जब अगर रीज़न दें तो वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं तय कर सकती रीज़न सही है या गलत है। तो अफसोस की बात यही है, सिर्फ ये नहीं, कहने को तो ये बिहार का जजमेंट है, कहने को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बिहार इलेक्शन में SIR करना सही था या नहीं था वो है, लेकिन हकीकत में इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हाथ में ब्लैंक चेक दे दिया। वो दे दिया ना, बंगाल में वही तो हुआ। बिल्कुल ब्लैंक चेक अब दे दिया है, जिसमें जो मर्जी अमाउंट भर लो, जो मर्जी डेट भर लो, और उसको जैसे मर्जी अब तुम यूज कर लो, ये इसका मतलब हो गया। अब ये बताइए कि ये जो वर्ड स्पेशल इंटेंसिव है, रिवीजन तो मैं मानता हूँ, बट ये स्पेशल वर्ड कहाँ है? इंटेंसिव, स्पेशल, इंटेंसिव, रिवीजन, ये तीन अल्फाज तो इकट्ठा कहीं है ही नहीं। तो कानून आप मुझसे बेहतर जानते हो, आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं बोल देता हूँ, पता तो आपको भी है कि इस देश में समरी रिवीजन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है और स्पेशल रिवीजन है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की चीज कहीं लिखी नहीं हुई है, ये बात हमने सबने कोर्ट में रखी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने खुद अपना निकाल लिया। और क्यों निकाला? ताकि इंटेंसिव रिवीजन की तरह से बिल्कुल कोरे कागज पे लिख सकें, लेकिन स्पेशल की तरह किसी प्रोसीजर को फॉलो ना करना पड़े। ये डबल एडवांटेज लेने के लिए किया गया, और अफसोस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी नहीं देखा है इस जजमेंट में कि इसका क्या असर होगा। आपने देखा होगा, कोर्ट के सामने तमाम फैक्ट्स रखे थे। मोटी बात फिर मैं बता दूं, अब तक देश के अंदाजन 60% एरिया में SIR हो चुका है, 40% में होना बाकी है, अभी शुरू हो गया, कर्नाटक वगैरह में शुरू हो गया है। अब तक कोई 6 करोड़ लोगों का नाम कट चुका है। 60% पे 6 करोड़ का कटा है, तो बाकी 40% में कितना कटेगा? और 4 करोड़ का कटेगा। 10 करोड़ नाम कट रहे हैं इस देश की वोटर लिस्ट में, और उस पे हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई बहुत एक्सेसिव नहीं। ये प्रोपोर्शनेट है। ये 95 पैरा जो है उसके अंदर लिखा है, शब्द मैं भूल रहा हूं, पर ये है कि मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई है। ऐसा आपको चिंतित नहीं होना चाहिए इसके बारे में। 10 करोड़ लोग चले गए हैं वोटर लिस्ट से, 6 करोड़ कट चुके हैं। वो कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, अभी डिलीशन हो गई तो हो गई, अगले चुनाव में नोट दे देंगे। ये सुना मैंने, उस दिन मैं तो कोर्ट में नहीं था, लेकिन अखबारों में रिपोर्टेड था। इससे खतरनाक बात तो कोई हो नहीं सकती सर, कि अगले चुनाव में कोई गल नहीं, अगली बार आ जाना। ये कोई डेमोक्रेसी का लॉजिक हुआ? लोगों ने उसके बाद कई वाहियात बातें जजेस के बारे में भी लिखी हैं, वो सब मैं नहीं दोहराना चाहता, वो बेकार की बातें हैं। लेकिन कैसे कोई कोर्ट कह सकता है? इसका असर देखो जनता पे क्या पड़ता है। हाँ। ये तो एक मतलब कि लोकतंत्र के ऊपर एक मजाक हो गया। और ये तब था सिब्बल साहब, ये बिहार वाले केस में नहीं, बंगाल में उन्होंने बात कही थी, जबकि एविडेंस कोर्ट के सामने रखा गया कि 27 लाख नाम डिलीट किए गए हैं ओवर एंड अबव नॉर्मल, और ये 27 लाख टारगेटेड हैं। इस 27 लाख में 2/3 मुसलमान हैं। इस 27 लाख में वो एरिया है जहां की ममता बनर्जी को ज्यादा वोट मिलता है, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ परगना, बिल्कुल साफ सब कुछ करके दिखाया गया। उसके बाद कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आता है कि कोई बात नहीं, अगली बार आ जाना, अगले इलेक्शन में वोट दे लेना। वो तो नेचुरल है ना, अगले इलेक्शन में देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनको नोटिस जाना चाहिए जी। अच्छा, नोटिस में वक्त लगता है, क्योंकि जवाब देना होगा, फिर उस पर एडजुडिकेशन होगी, तो तब तक तो इलेक्शन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से कोर्ट को कहना पड़ा ना कि अगली बार जब नोटिस, जब इसकी कार्रवाई ख़त्म हो जाए और जज फैसला कर दे कि नहीं ये गलत तरीके से डिलीट हुआ था, तो अगली बार दे देंगे। हकीकत ये है सर कि उन 27 लाख लोगों के केस जो कि अब एक अपीलेट अथॉरिटी के सामने पड़े हैं, उसके जज साहब खुद कह रहे हैं कि सालों तक इसका फैसला नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया भले आदमी ने कहते हुए। तो ये तो कोर्ट की व्यवस्था थी। और जो बंगाल में हुआ है उसमें तो मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को दोषी नहीं मानता, उसमें तो कोर्ट की अपनी भूमिका रही वो सारा सिस्टम बनाने में। नहीं, क्योंकि कोर्ट ने जो भी इलेक्शन कमीशन कहता था उसकी बात मान ली, और जो हम लोग कहते थे, मैं कहता था, आप कहते थे, आपने भी वहाँ आर्ग्यू किया और तथ्य रखे कोर्ट के सामने। और ये ऐसे ऐसे लोग जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनका देहांत हो चुका है, वो आपने सामने आके खड़े कर दिए। हाँ, कई ऐसे हम लोगों ने सबूत दिए, लेकिन
कोर्ट ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। मैं दो चार बात गिना दूं सर जो कोर्ट के सामने रखी गई, बाकायदा एविडेंस के साथ ये सब कागज में लेके आया था। पहली चीज़ हमने रखी कि वोटर लिस्ट में ज़रूरत से ज़्यादा लोग नहीं थे। ये सबूत कैसे मिला? क्योंकि सारा थे कि नहीं बिहार में वोटर लिस्ट में ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, बाकी देश में भी ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, कम करने की ज़रूरत है। हमने कहा नहीं साहब, इसका एक सबूत है। भारत सरकार ये वयस्क एडल्ट पॉपुलेशन कितनी है किस स्टेट की, इसका आंकड़ा रिलीज करती है। जी हाँ। और वो कोई इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, भारत सरकार करती है। भारत सरकार के हिसाब से बिहार में कितने एडल्ट लोग थे और कितने वोटर लिस्ट पे थे, इसको जोड़ के देख लो। जी हाँ। तो जितने होने चाहिए से उससे थोड़े कम थे बिहार में, ज़्यादा नहीं थे। करेक्ट। और ये बात हमने पूरे देश के बारे में दिखाई, एक दो स्टेट को छोड़ के। हर स्टेट में जितने होने चाहिए थे या तो एग्जैक्टली उतने थे या कम थे। तो ये मानने का कोई आधार नहीं था कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग थे, काटने की ज़रूरत थी। नंबर एक। नंबर दो, हमने ये दिखाया जहाँ जहाँ SIR गया वहाँ वहाँ औरतों का प्रपोर्शन वोटर लिस्ट में कम हो गया। जी हाँ। एक तो पहले ही कम है, मतलब ये तो ट्रिपल वेमी है ना। जी हाँ, जी। एक तो इस देश में लड़की को वैसे मार देते हैं, तो जितनी आबादी में होनी चाहिए 1000 की बजाय 950 बचती हैं। वोटर लिस्ट में आप और कम करके रखते हो, वोटर लिस्ट में बचती है 900, और SIR से 900 से घट के अब 850 हो गई। जी हाँ। ये मतलब कहाँ का हुआ? ये फैक्ट पूरा कोर्ट के सामने रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने कहीं इंकार नहीं किया इस फैक्ट से। कैसे करते हो? तो इलेक्शन कमीशन का अपना डेटा हम यूज़ कर रहे थे। कोर्ट के जजमेंट में एक शब्द नहीं है इस चीज़ के बारे में, जो सिस्टेमेटिकली इस देश की लाखों औरतों का वोट कट गया जो नहीं कटना चाहिए था। औरतों, मर्दों से ज़्यादा कटा है औरतों का वोट, इसके बारे में एक शब्द नहीं है। तीसरा फैक्ट जो हमने रखा, इलेक्शन कमीशन बार बार आके कहता था वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी थी। एक तो अपने काम पे कह रहे थे, 20 साल से, इसका मतलब आपने काम नहीं किया कुछ। 2003 से बाद आपने काम नहीं किया। तो वो आके कहते थे साहब वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी है और हम उसका प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। हमने कोर्ट के सामने आंकड़े रखे, आप तो थे। हमने दिखाया जिसको ये प्योर लिस्ट बता रहे हैं, उस लिस्ट में 5 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट नाम है। 5.25 लाख जिब्रिश एंट्री है। जिब्रिश एंट्री का मतलब किसी का नाम ई की मात्रा, बस इतना नाम है बंदे का। मैंने दिखाया कोर्ट के सामने, हंस रहे थे जज साहब, कि तमिल में लिखा हुआ नाम है, बिहार की वोटर लिस्ट है, तमिल में लिखा हुआ नाम है, और सिब्बल साहब उसी तमिल वाले नाम के आधार पर वोटिंग हुई है। ये सारी चीज़ें रखी। हमने दिखाया कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार के ऐसे थे जिनके परिवार में 10 से ज़्यादा वोटर हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन प्राइमा फेसी सस्पेक्ट मानता है। सारी चीज़ दिखाई। तो कहाँ से करेक्शन हो गया, क्या प्योरिफिकेशन हो गया? मालूम ही नहीं कुछ, हमें मालूम ही नहीं कि क्या, कैसे, क्या, कितना प्योरिफिकेशन हुआ, पहले क्या था, आज की स्थिति क्या है, कोई मालूम ही नहीं। जज साहब बड़े हंसे उस सारी बात को सुन के, पर अब जजमेंट देख के मैं हंस रहा हूँ कि वो तो कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब खाम पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे सारी चीज़ें कोर्ट में आते हुए। मुझे ये भी सोशल मीडिया में हमने खुद देखा कि BLO कह रहा है कि भाई मैंने तो अपलोड कर दिया आपका फॉर्म, मैंने तो दस्तखत भी आपके कर दिए हैं। हाँ। कितने लोगों का हुआ, कितने लोगों का। और उसके अंदर फिर ये बात हमने जब रखी तो जज साहब ने क्या बोला कोर्ट में? उन्होंने कहा देखिए ज़्यादा मदद कर रहे हैं लोगों की। मैंने कहा साहब ऐसी मदद आप पूरे देश में करवा दीजिए, इसका नियम ही बनवा दीजिए कि BLO साइन कर दे। जब बंदा साइन नहीं कर सकता तो BLO कर दे, चलो मदद ही हो जाएगी देश की, है ना। सारी बातें थी। अजीत अंजुम ने शानदार काम किया था बिहार के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी रिपोर्ट ला के दिखाई थी कि क्या क्या हुआ। इसका कोई महत्व नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए एक इंसान को लगता है कि भाई कहीं सुनवाई ना। देखिए इलेक्शन कमीशन का तो BJP से जुगलबंदी है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं देश में उसके बारे में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो नहीं कहते। कोर्ट को तो अलग होना चाहिए था ना इससे। और जिस जमाने में इस देश का हर नागरिक, BJP के सपोर्टर भी ये मानते हैं कि हाँ इलेक्शन कमीशन तो थोड़ा सा ये कर रहा है, उस वक्त ये जजमेंट इलेक्शन कमीशन को इतनी श्रद्धा भाव से देख रहा है कि दुनिया की सबसे ईमानदार इंस्टीट्यूशन तो यही है। तो देयर इज ए डिफरेंस। मतलब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के प्रति इतना डिफरेंस का रुख है, श्रद्धा है, सम्मान है, जबकि सारा देश थू थू कर रहा है उस संस्था के ऊपर। तो जब लोगों का भरोसा सरकार से हट जाए, सरकार है, पार्टी है, जीतने की कोशिश करती है, फेयर भी करती है, अनफेयर भी करती है, लेकिन लोगों का भरोसा होता है कि भी इलेक्शन कमीशन ठीक करेगा।
इलेक्शन कमीशन पे भरोसा, अब फील्ड अंपायर से भरोसा हट गया तो थर्ड अंपायर पे मामला आया। अब थर्ड अंपायर भी अगर ना करे तो फिर क्या हो? ये बड़ा डिलेमा है इस वक्त देश के सामने। वो जो गाना है ना, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। सब लोगों का आखिरी अपील, आखिरी उम्मीद रहती है सुप्रीम कोर्ट से कि चलो बाकी ये सब कर लेंगे, ठीक है, इनको अपॉइंट किया सरकार ने, ज्ञानेश कुमार वगैरह ने तो इलेक्शन कमीशन की जो फजीहत करवाई है सारा देश जानता है, मगर लोगों को लगता है नहीं सुप्रीम कोर्ट ठीक करेगा इसको। आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हमें तो उम्मीद नहीं है। मुझे तो लगता है, देखिए मैं ईमानदारी से आपको बात कहूँ, पता नहीं ये सही है कि नहीं है, कहना चाहिए नहीं, आप बता देना, कि आज कोई पॉलिटिकली सेंसिटिव केस लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और उम्मीद करें कि वहाँ न्याय मिल जाएगा, मुझे कम से कम अब वो उम्मीद कम होती है। इक्का दुक्के में मिल जाता है, एक्सेप्शन तो होता है ना, मगर देखिए आपको कुत्ता बिल्ली के केस ले जाने हो बड़े मज़े से ले जाइए, न्याय शायद मिल जाएगा। आपको पेड़ का ले जाना हो, नदी का ले जाना हो, जब तक किसी बड़े बिजनेस हाउस का खेल ना हो, न्याय व्याय मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला हो जिसमें सरकार की जो सत्तावान है इस देश के, जो अल्टीमेट जो दो लोग इस देश को चला रहे हैं, उनका अगर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो अब आपको न्याय मिलेगा या नहीं, अब उसके बारे में बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और ये दुख की बात है, इसलिए मैंने अपना जो लेख जो आपने जिक्र किया, मैंने कहा था दिस इज़ द एडीएम जबलपुर मोमेंट। ये क्यों है? एडीएम जबलपुर क्या केस है? इमरजेंसी का मामला था, सारे कोर्ट हाथ अपना हथियार डाल चुके थे, लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स ने फैसले दिए थे कि भाई और कुछ भी हो, कम से कम लोगों को हैबियस कॉर्पस का तो राइट है, किसी को आप गोली तो नहीं मार सकते, किसी के साथ अगर ये हो तो उसका कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ये राजनीतिक गोली है ना जी, ये राजनीतिक गोली। तो तब एडीएम जबलपुर वाले केस में 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 बनाम 1 के फैसले से कहा था कि सरकार गोली भी मार दे तब भी आप आके सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट अदालत में नहीं जा सकते हो। उस एडीएम जबलपुर जजमेंट का मतलब क्या था कि अब सुप्रीम कोर्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दरवाजे बंद हो चुके हैं। और मुझे डर ये लगता है कि ये जो एडीआर वाला मामला, ये भी एडी है, वो एडीएम था और ये एडीआर है। ये जो एडीआर वाला केस है, बिहार वाला एसआईआर का जो केस है, उससे कहीं ये संदेशा तो नहीं जाता कि बस अब कोई मामला जो पॉलिटिकली सेंसिटिव हो, बाकी केस का मैं नहीं कह रहा, जहाँ इस रिजीम का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जहाँ वो हम दो हमारे दो जो है ना, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जहाँ इंटरेस्ट है, वहाँ आपको अब न्याय की उम्मीद छोड़ देगी। आम जनता ये सोचती है, ऐसा एक परसेप्शन बनेगा कि अब वो दरवाजे सही है गलत है हम नहीं कह सकते, लेकिन आम जनता का वो परसेप्शन परसेप्शन बन रहा है। और ये परसेप्शन बनना बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे में जबकि इस देश की सारी इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे बंद हो रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये इम्प्रेशन बन जाए, ये बहुत दुख की बात है। और ऐसा एक मोमेंट है जिसके बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा। एडीएम जबलपुर ने यही किया था, एक इम्प्रेशन देश में बन गया। उससे भी खतरनाक है जी, क्योंकि एडीएम जबलपुर तो एक हेबियस कॉर्पस हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर भी कोर्ट उसमें हाई कोर्ट के लेवल पे दखल अंदाजी होती थी। यहाँ तो ना स्पेशल जज कुछ करता है, ना कोई भी मामला हो, ईडी का मामला हो, ना हाई कोर्ट कुछ करता है, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ करता है। और अगर ये फैसला सही है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि दिस इज़ एडीएम जबलपुर 2, अगर ये फैसला सही है तो निश्चित रूप से यही बाकी प्रदेशों में, अभी चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, अगर वही होने वाला है तो सारी सत्ता प्रदेशों की और केंद्र की सरकार, सारी सत्ता बीजेपी के हाथ में चली जाएगी। सिब्बल साहब, अगर बंगाल जैसा एसआईआर जहाँ भी हो जाए और असम जैसा डिलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद आप इलेक्शन और डेमोक्रेसी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। असम की डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन बिल ला रहे हैं ये। बिल्कुल। तो अगर वैसा डिलिमिटेशन हो गया और बंगाल जैसा एसआईआर हो गया, फिर उसके बाद क्या बचा है? उसके बाद तो आप जाके तमिलनाडु में चुनाव जीत जाओगे, उसमें क्या दिक्कत? अगर ये 2 चीज़ करवा सकते हो, फिर क्या बचा है इलेक्शन के अंदर? उसके साथ पैसा, मीडिया, आपके अफसर और सब कुछ वो जाएंगे। तो अफसर आप दिल्ली से भेजोगे, गुजरात कैडर के अफसर को आप बंगाल में भेजोगे,
अफसर आपके, नियम आपका, इलेक्शन कमीशन आपका, पैसा आपका, मीडिया आपका, और फिर कहते चुनाव करवाएंगे। क्या मजाक है ये। और ऐसे में उम्मीद एक आखिरी रहती है कि हाँ, एक दरवाजा है देश का जो खुला है, और वो दरवाजे का जब बंद होने का आपको संकेत लगता है कि आता आधा खुला है, थोड़ा खुला है, या पूरा खुला है, या बंद है? सर, आप जितना जानते हैं मैं क्या जानूं, आप कितने सालों से सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हो। थोड़ा खुला है। एक साधारण कार्यकर्ता के बतौर मुझे कल को कोई पूछे कि यार ये चीज़ हो रही है, गलत हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, मैं कहूँगा यार ठहर जा थोड़ा सा, देखा नहीं क्या हुआ है। जब मैं उमर खालिद का मामला देखता हूँ, एक नहीं कितने केसेस, नहीं छोड़िए, ये तो बहुत कितने तो उदाहरण हम दे सकते हैं। इसलिए अगर आज मेरे से कोई आके कहे कि बहुत गलत हो रहा है, चलो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, मेरा फर्स्ट होता है उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, यार तू ठहर जा, थोड़ा सोच के जा, इतना मत कर। हम भी ऐसी ही राय देते हैं। तो ये तो अच्छी बात तो नहीं है ना सिब्बल साहब। बहुत बुरी। अगर किसी लोकतंत्र में खतरनाक आपको लोगों को ये कहना पड़े कि नहीं, हाईएस्ट जुडिशरी के फोरम में मत जाओ, ये क्या कहता है? ये कोई अच्छी बात तो नहीं। प्रॉब्लम ये है ना कि ना तो राहत स्पेशल कोर्ट में मिलती है जी, ना हाई कोर्ट से मिलती है, तो जाएं कहाँ? ये एक जो आपने एक शब्द में कह दिया, जाएं तो जाएं कहाँ, ये आज इस देश का सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी आती है। ये कोई पार्टी नहीं है ना, मुझे मालूम, कोई मूवमेंट नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है, एक चुटकुला है। एक चुटकुले के पीछे जनता चल रही है। इस देश के करोड़ों नौजवान एक चुटकुले के पीछे चल रहे हैं। क्यों? पागल तो नहीं है, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। जाएं तो जाएं कहाँ? चलो चुटकुला है, चलो इसके पीछे लगते, कुछ नहीं लगता, चलो एक बटन तो कर देते हैं यहाँ पे। ये जो सबसे बड़ा निराशा हो गई है युवाओं, ये जो हताशा है, ये जो निराशा है, और ये जो है कि अब क्या कर सकते हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। और न्यायपालिका के लिए जो अंतिम उम्मीद है, बाकी सब दीवारें ढह जाएं, लोगों को लगता है कि हाँ भाई एक थर्ड अंपायर है, उसके पास तो जा सकते हैं, अगर वहाँ से निराशा हाथ लगती है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पिटिशनर था। आप क्रिकेट में थर्ड अंपायर देखते हो ना, जी जी, तो आपको दोबारा तस्वीर दिखाता है जी, पूरा कि दिखाता किस तरह है। से बॉल गिरा, किस तरह से विकेट पे जाया, किस तरह वो LBW है। यहाँ तो थर्ड अंपायर तो ये दिखाई नहीं सकता। वही दिक्कत आ रही है ना कि आपको जहाँ एक आखिरी उम्मीद होती है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए ADM जबलपुर मूवमेंट है, ये आखिरी उम्मीद रहती है कि खेल सारा बीजेपी का क्या है कि भाई हम तो इलेक्शन, हम पॉपुलर हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कैसे कर रहे हो? क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है। पब्लिक कैसे आपके साथ? इलेक्शन जीत रहे हैं। इलेक्शन कैसे जीत रहे हो? इस तरह से जीत रहे हैं इलेक्शन। और जब आप ये लेके जाओ कि साहब ये तो ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ ये कहता है कि बिहार में जो हुआ वो ठीक था, बल्कि वो कोई किसी किस्म की बंदिश नहीं लगाता, और आगे चुनाव आयोग कुछ भी करना चाहे उसकी भी परमिशन दे देता है। मैं तो घबराता इसलिए हूँ सिब्बल साहब इस जजमेंट को देख के, कि इस जजमेंट को देख के तो बंगाल भी, ये तो बंगाल का जजमेंट आ चुका, अब आप बंगाल का केस चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस जजमेंट में आ गया बंगाल का केस, तो अब आ गया। और यही नहीं, इसके बाद 15 और चीज़ें जो होंगी उसका जजमेंट भी आ गया ये तो अब तो कोई किसी किस्म का लिमिट बचा ही नहीं है। चुनाव आयोग जो चाहे बिल्कुल छुट्टा छोड़ दिया है इन्होंने चुनाव आयोग को, और वो उस चुनाव आयोग को जिसकी साख इस वक्त मिट्टी में मिली हुई है, उसको आपने कोई छुट्टा छोड़ देश का नागरिक उस पर विश्वास नहीं करता, उसको आपने छुट्टा छोड़ दिया। कहा कि तो संवैधानिक संस्था है, ठीक ही कर रही होगी, जो हमें पता नहीं है वो भी ठीक कर रही होगी। आप ही बताइए, कोर्ट इतना तो पूछ सकता था ना कि भाई आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी थी, अच्छा हमें कोई एविडेंस दिखा दो। हाँ, तो कोई आपने कुछ तो मांग सकते थे कि भाई आप कह रहे हो। हम कानून में जब संशोधन लाते हैं पार्लियामेंट में, एक पहले जो जिस केंद्र के बारे में और लॉ के बारे में संशोधन, सपोजिंग HRD है, तो हम कानून बदलना चाहते हैं, तो पहले सरकार में तय किया जाएगा कि क्या फैक्ट्स हैं, क्यों बदलना चाहते हो। वो सारी फाइल मूव करेगी, आंकड़े होंगे हमारे सामने, कैबिनेट में ले जाएंगे, उस पर चर्चा करेगी, कैबिनेट के लोग कुछ बैठे, ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे, उस पर चर्चा होगी, फिर कहीं जाकर पास होगा। तो कौन सा दस्तावेज या फैक्ट्स इलेक्शन कमीशन के पास थे जिसके आधार पे इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फैसला लिया? और सुप्रीम कोर्ट ने कौन से दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के आगे लिखे गए जो हमने बहस की, मांगा?
सिब्बल साहब, जो सूचना है, सच है नहीं मैं जानता नहीं हूँ, सूचना ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास फाइल भी नहीं है इसको जस्टिफाई करने के लिए। ये ऑर्डर व्हाट्सएप पे पारित हुआ है। बाकी मतलब ये भी नहीं कि 3 इलेक्शन कमिश्नर बैठे हों, नॉर्मल क्या होता है और कुछ नहीं, चलिए छोड़िए, नीचे से एक नोट पुटअप होता है। जी हाँ, ये प्रॉब्लम है, ये सब एविडेंस है, इसके आधार पे ये सजेशन है और ये कीजिए, कमीशन मीट करेगा, कमीशन कहेगा अच्छा इसमें से फला चीज़ों को लाएं। सुप्रीम कोर्ट इतना तो कह सकता था कि वो फाइल दिखा दो भाई, फाइल है ही नहीं, दिखाएंगे कहाँ से, कोर्ट ने मांगी नहीं। हमने कहा कि आप आपने कहा जी, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि नहीं 2003 में हमने किया था वही रिपीट कर रहे हैं। फिर आप लोगों ने, प्रशांत भूषण ने कहा कि अच्छा 2003 वाली फाइल दिखा दो, कहा जी वो तो गुम गई। फिर हम जैसे लोग पकड़ के कहीं से ले आए, प्रशांत भूषण ने 2003 की फाइल रख दी इनके सामने, पता लगा झूठ बोल रहे थे। कोर्ट ने उस पर एक टिप्पणी नहीं की है इसके बारे में, आप झूठ बोल रहे हो कोर्ट के अंदर। गाइडलाइन भी जो पुरानी थी जी, पुरानी गाइडलाइन निकाल लाए, हाँ। जी बिल्कुल निकाल लाए, पता लगा कि ये तो कोर्ट में झूठ बोल रहे थे। कोर्ट ने कहा ये तो गाइडलाइंस हैं, फिर पावर तो 21(3) में है। तो बस 21(3), सारा खेल 21(3) का है कि बस एक बार उस पतली गली में से आपने हाथियों की बारात निकाल दी पूरी की पूरी। तो ये जब होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये तो मन बना रखा है, मन बना रखा है। कई बार क्या होता है, पहले तर्क आते हैं बाद में फैसला आता है, कई बार फैसले के बारे में मन पहले बन जाता है, तर्क बाद में आते हैं। ये तो हम अनुमान ही कर सकते हैं। ऐसा कई लोगों ने, मैं 2-3 देखे, बहुत अच्छे आर्टिकल्स वगैरह आए हैं इसमें, जो क्या है, इंडकॉन लीगल फिल करके जो ये तो नहीं कैसे उन्होंने पहले फैसला किया, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस जजमेंट में कई खामियां हैं जी। और अगर लोकतंत्र को हमें जिंदा रखना है तो यही मैटर 5 जजेस के सामने जाना चाहिए। ये चीज़ें आप बेहतर जानते हो सर, उनको मेरी तो उनको खुद करना चाहिए, क्योंकि नतीजे तो उनके सामने सच हैं। कहूं मुझे याद है कि ये जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो हरियाणा से, पानीपत से, सोनीपत से, करनाल से ट्रेनें आईं, उनमें से लोग जो भाजपा का वो पहन रहे थे, उनसे पूछा गया, वो कह रहे कि हमें चीफ मिनिस्टर ने भेजा है और स्पेशल ट्रेन चल रही है और हम जाके वहाँ वोट करने जा रहे हैं और सारा पैसा बीजेपी ने दिया। ये फैक्ट्स देश के सामने हैं और ये इलेक्शन कमीशन को मालूम है और मुझे इतना विश्वास है कि कोर्ट को भी मालूम होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ये तो सब खबरें देखते भी हैं, कोई ना कोई तो इनको बताता है। जज साहब ने कोर्ट में बोला था वी डू नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। एग्जैक्टली। तो वो भी अखबार पढ़ रहे होंगे, वो भी पढ़ रहे होते हैं क्या हो रहा है। तो फिर अगर इस चीज़ की जानकारी है और ऐसी बात सूरत से गए, बंगाल में सूरत से लोग आए ना, सूरत से भी स्पेशल ट्रेन चल रही है, हमें मालूम है इस बात का। तो अगर ये ज़मीन पे हो रहा है तो फिर ये कानून का ऐसे फैसले का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि होता रहे, कोई फर्क नहीं, लेकिन पावर है जी, और उस पावर के ऊपर मोहर लग गई है। मोहर लग गई। अब पावर देखिए, बीजेपी गड़बड़ी कर रही है वो मुझे दिख रहा है, सारे देश को दिख रहा है, वो ठीक, वो वैसा नेता है, इच्छा होती है पावर को बनाए रखने की। इलेक्शन कमीशन जुगलबंदी कर रहा है, अब ये बात भी पूरे देश को पता लग गई है। अगर मुझे शिकायत किसी से है तो उससे है जिससे उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन से क्या मैं शिकायत करूं, किस इनसे, ज्ञानेश कुमार से क्या मैं उम्मीद करूं? आज की तारीख में मेरी उम्मीद 0 है, उससे मैं क्या शिकायत करूं? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रहती है, इसलिए शिकायत रहती है। तो उम्मीद है अभी, ये आपको पता होगा सर कि ये 5 जज की बेंच से कुछ होगा, 11 जज की बेंच से होगा। मेरी तो हिम्मत नहीं होती अब किसी को कहने की कि भाई जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ। जो जजमेंट में पढ़ता हूँ उसके बाद तो यही लगता है कि ठीक है, जो हो रहा है वो तो होगा। और इसीलिए मैं एडीएम जबलपुर बार बार कहता हूँ, जो एडीएम जबलपुर ने एक तरह से दरवाजे बंद कर दिए थे, ये कई मायनों में दरवाज़ा बंद करने वाला जज। लोकतंत्र का दरवाज़ा बंद हो गया। वो तो एक स्पेशल हेबियस कॉर्पस का दरवाजा बंद किया, यहाँ तो लोकतंत्र का दरवाजा बंद। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का दरवाजा बंद हो रहा है। जब सब कुछ हो जाए तो आप कहाँ जाते हैं? आप कोर्ट के सामने। फिर भी हमें उम्मीद है जी, ये तो इसका तो आप तो अभियान करते रहते हैं, हम भी आपसे जुड़ जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। सर मैं तो एक सिंपल बात कहता हूँ कि रिपब्लिक को बचाने के लिए आखिर में पब्लिक आएगी। हाँ, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट इज द थिंग। तो वो करना चाहिए और सब लोगों को जुड़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।